भिवानी में राजनीति के पुरोधा कहे जाने वाले ठाकुर विक्रम सिंह, इनका पूरा परिवार राजनीति के अंदर 1977 से है, जब इनके पिताजी ठाकुर बीर सिंह जी मंत्री हुआ करते थे। आज हमारे साथ हैं विक्रम सिंह जी, इनसे हम बातचीत करेंगे, इनसे पूछेंगे कि जो इस प्रकार से राजनीति फिलहाल चल रही है, उस राजनीति को देख करके वो क्या कहना चाहेंगे। सर, आपका स्वागत है। सर, फिलहाल जिस जिस प्रकार की स्थिति है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस प्रकार की जो स्थिति है आज के समय की, वर्तमान समय के अंदर जो राजनीति है, उसको आप कहाँ खड़ा पाते हैं? क्योंकि आप पुराने समय से राजनीति में हैं, आपके पिताजी भी जो है मंत्री हुआ करते थे, क्या कहेंगे सर? आज की राजनीति अगर सही मायने में देखा जाए तो बहुत ही अच्छे स्थान पे आज की राजनीति है। पहले भी राजनीति हमने देखी है। आज जिस प्रकार से श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने काम किया है, देश के लिए काम किया है, ना अपने परिवार के लिए काम किया है, ना किसी और के लिए काम किया है, केवल देश के लिए काम किया। और देश के लिए काम करते करते आज मोदी जी को सारा विश्व, सारी दुनिया ये मानने लगी। ये केवल भारत के ही नहीं है, हमारे भी विदेश के हैं, हमारे भी विश्व के नेता हैं। हमें जब भी जरूरत पड़ती है तो मोदी जी हमारा ख्याल रखते हैं, हमारी सहायता करते हैं। और उसी का कारण था कि आपने पापुआ के राष्ट्रपति को देखा होगा कि किस प्रकार से मोदी जी जब वहाँ गए तो उन्होंने पैर छूकर ज़मीन पे बैठ के पैर छुए और कहा कि मेरे लिए तो भगवान मोदी जी हैं। संजीवनी जिस प्रकार लक्ष्मण जी के लिए हनुमान जी लेकर आए थे, उसी प्रकार से अमेरिका ने भी हमें मना कर दिया था। तो उस समय कोरोना की वैक्सीन देने वाले मोदी जी थे और मोदी जी को भगवान के रूप में मानते हैं। आप राजनीति में सर कैसे हैं? आपके पिताजी बेशक से मंत्री थे, आपके अंदर ये दिलचस्पी जो है वो कैसे आई, और कब से आप जो है हरियाणा की राजनीति के अंदर आए थे? मेरे अंदर राजनीति की भावना पैदा हुई जब मैं गवर्नमेंट स्कूल भिवानी में पढ़ता था। तो हमारे धर्म सिंह जी प्रिंसिपल आए थे। उस समय मैं 11वीं क्लास में था और उन्होंने स्कूल पंचायत बनाई थी। स्कूल पंचायत में मुझे उप सरपंच चुना गया और सरपंच होते थे प्रिंसिपल। तो उस समय एक दफ़ा बड़ा मुश्किल भी समय आया कि कॉलेज के लड़के, हरियाणा का आंदोलन चला हुआ था, चंडीगढ़ का आंदोलन चला हुआ था, उसके लिए हड़ताल करने के लिए स्कूल में आए। तो धर्म सिंह जी ने, हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि हम तो स्कूल पंचायत हमने बना रखी है, हमारे स्टूडेंट लीडर हैं, उनसे पूछेंगे, अगर वो कहेंगे तो हम हड़ताल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो प्रिंसिपल साहब ने हमें बुलाया, पूछा कि इसी तरह पर स्टूडेंट्स बाहर खड़े हैं, हड़ताल के लिए आए हैं। तो हमने ये कहा कि देखो, ये बहुत ही अच्छा उनका कारण है कि उन्होंने हरियाणा के लिए, हरियाणा के हित के लिए वो हड़ताल कर रहे हैं और हम भी स्टूडेंट लीडर हैं, हम भी इस हड़ताल के अंदर शामिल हैं। अगर आप छुट्टी कर दोगे तो हम वैसे छुट्टी कर लेंगे, और आप छुट्टी नहीं करोगे तो हम घंटी बजाकर छुट्टी अपने आप कर देंगे। तो जब से मेरा राजनीति परिचय भी हुआ, उसके बाद मैं कॉलेज में पढ़ा। कॉलेज के अंदर में ही आप देखेंगे दीपक जी कि मैं 4 साल कॉलेज में रहा, गवर्नमेंट कॉलेज में रहा 1 साल, 4 साल वेस्ट कॉलेज में रहा। तो 4 साल के अंदर 19 कलर मैंने कॉलेज से प्राप्त किए, गवर्नमेंट कॉलेज से। फिर वहाँ से हॉकी का कैप्टन रहा, टेबल टेनिस का कैप्टन रहा, हिंदी लिटरेरी सोसाइटी का सचिव रहा, इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी का सचिव रहा, और यूथ वेलफेयर का सचिव रहा, और डिसिप्लिन कोर्प्स का सचिव रहा, 4 साल लगातार मेंबर रहा, सीए का मेंबर में लगातार 4 साल रहा। गवर्नमेंट कॉलेज में था तो मैं सेंट्रल एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट भी चुना गया। प्रिंसिपल, हमारे चेयरमैन प्रिंसिपल होते थे। तो उसी समय से छात्र राजनीति की, छात्र राजनीति भी हमने बहुत की। मैं जरा सा आपको एक किस्सा सुना देता हूँ कि हमने गवर्नमेंट वेस्ट कॉलेज में स्ट्राइक की, और फिर गवर्नमेंट कॉलेज में गए, वहाँ जाकर स्ट्राइक की स्टूडेंट्स के लिए। और उसके बाद में हम जुलूस निकाल कर आ रहे थे, तो उस समय टेकचंद शर्मा जी, हमारे एसपी होते थे भिवानी में, उन्होंने कहा कि आप जुलूस तो निकालो, लेकिन मैं तो बंसीलाल जी मुख्यमंत्री हैं, उनके घर के आगे से आपको नहीं जाने दूंगा। तो मैंने यही कहा कि हम जाएंगे तो बंसीलाल जी के घर के आगे से ही, लेकिन हमारे बच्चे इतने मेरे डिसिप्लिन में हैं, मेरे साथ हैं, कि कोई भी बच्चा कुछ नहीं करेगा। तो जब हम वहाँ से निकलने लगे तो मैं खड़ा हो गया तो बंसीलाल जी की गली के आगे, कभी फिर भी बच्चे हैं, क्या अब तक कोई गलती करते, तो मैं वहाँ खड़ा हो गया। इतनी देर में मुझे एक स्टूडेंट ने आकर बताया कि अपनी जो रिक्शा नारे मारने वाली थी, वो जब हांसी गेट पर पहुंची तो उसमें चौधरी सुरेंद्र सिंह आगे हैं, वो भाषण कर रहे हैं। मैं हॉकी का प्लेयर था, तो 10-12 सेकंड में भाग के वहाँ पहुँचा। और आप मानोगे नहीं इस बात को कि मैंने सीधा कि पकड़ा कॉलर से और धक्का खींच के नीचे मारा और ज़मीन में आके गिरे, लाठीचार्ज हो गया हमारे ऊपर। अगले दिन हमारी उस समय सबसे बड़ा पॉपुलर अखबार था इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस में पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया ने न्यूज़ लगाई कि पीसफुल स्टूडेंट्स
के इंचार्ज इन भिवानी। तो वहाँ से राजनीति का शुरुआत कॉलेज से ही हो गई थी। हमारा 2 साल कॉलेज में जब हम थे तो किरण चौधरी 2 साल मेरी जूनियर रही वैस कॉलेज में। वैस कॉलेज में मेरी जूनियर रही है किरण चौधरी। वो भी जानती हैं कि मैं कैसा स्टूडेंट लीडर था। और उस समय लेकिन समय के साथ पिताजी विधायक बने, रिवासा कांड हुआ, रिवासा कांड के अंदर मैंने पूरी भूमिका निभाई। उसके बाद में जो 77 का चुनाव आया तो सेंट्रल ऑफिस 1977 के चुनाव का चंद्रबाबू जी ने चुनाव लड़ा था, हमारी कोठी था, वहीं से संचालन सारा होता था और सारा इलेक्शन का काम संभालने वाला मैं था। रिवासा कांड का आपने जिक्र किया, क्या था वो रिवासा कांड जो कि पूरे देश भर के अंदर मशहूर भी हुआ था? रिवासा कांड एक बहुत ही दुखद एक घटना थी और बहुत ही मैं कहूँ कि मानवता को संसार करने वाली घटना थी। भंवर सिंह एक लड़का था, वो स्टूडेंट राजनीति में थोड़ा चमकने लगा था, तो उसके कुछ झगड़ा हुआ बच्चों का, तो सुरेंद्र सिंह ने उसके ऊपर FIR लिखा दी, पुलिस को लगा दिया कि इसको गिरफ्तार करके लाओ, चिकिया से भी लेके आओ। पुलिस वहाँ उनके गांव में पहुंची, उनके घर पे पहुंची तो उनकी नानी जी वृद्ध थी और वो अपने मामाओं के यहाँ रहता था। तो पुलिस ने जाकर वहाँ तोड़ फोड़ की, आग लगा दी उनकी नानी जी को, उसी समय देहांत हो गया। और उनको फिर मिला नहीं भंवर सिंह तो उनकी माँ को और उनके मामा टेकराम को सदर थाना पुलिस पकड़ के ले आई। सदर थाना में आके और बहन भाई को नंगा करके और कमरे में रख दिया। उसके आगे उन्होंने क्या क्या करने के लिए कहा वो मैं बता भी नहीं सकता। तो इस प्रकार से वह एक बवाल मच गया पूरे देश के अंदर। हमारे पिताजी ठाकुर वीर सिंह जी, ये 74 की बात है, उसमें उन्होंने इसको इतना चलाया, इसको आगे बढ़ाया कि पूरे BBC लंदन तक, न्यूयॉर्क और अमेरिका वाइस से भी इसको प्रसारित किया गया। और जागरण अखबार में, दूसरे अखबारों में जब भी कोई लेख दे दिया, कानपुर से छपता था उस समय, वही लेख यूं कहीं छप के आ जाता था। तो पिताजी ने एक योजना बनाई कि जो हमारे सेना में रहे हैं, वो सेना के हमारे रिटायर्ड साथी और जो वार विडो थी, उनको लेके एक डेलीगेशन बनाया और इंदिरा जी से मिलने का समय लिया। तो लक्ष्मी जी चुड़ावत राजस्थान के MP थे, उन्होंने समय लिया। और जब उनकी भंवर सिंह की माँ गीता देवी और जो इंदिरा जी से मिली, तो इंदिरा जी को जब ये बात बताई तो इंदिरा जी ने उनको गले से लगा लिया और इंदिरा जी के भी आंखों में आंसू आ गए। और उन्होंने कहा कि आपका जो ये हुआ है, मैं इसका आपके सामने आपको पता लग जाएगा, इसका बहुत मुझे शर्म आ रही है बात सुन के भी, कैसा मेरे रहते हुए हुआ है हरियाणा में। और उसका नतीजा ये था कि चौधरी बंसीलाल जी को, अब याद करोगे पिछला समय, इमरजेंसी के अंदर अचानक ही मुख्यमंत्री से पद से हटाकर बनारसीदास गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया गया और उनको फिर कुछ दिन बाद में निर्विभाग बंसीलाल जी को मंत्री केंद्र में बनाया। तो रिवासा कांड की वजह से ही चौधरी बंसीलाल जी उस समय हटे थे और यह फिर चलता ही रहा लगातार कि वो हमने उस समय, आप आओगे घर तो किसी ने दिखाऊंगा मैं, मोरारजी देसाई भी आए उस समय, कामरेज रिवासा कांड बुलाया उनको, बहुत अच्छी सभा हुई। चौधरी चरण सिंह जी आए, वो भी आए, तो उनकी सभा भी करोड़ीमल पार्क में हमने की और कम से कम भी 25,000 लोग थे। तो चरण सिंह जी को ये लगता था कि उसमें चौधरी बंसीलाल कह भी दिया करते थे उनको कि पारवा अगर यमुना पार करके दिखा दे तो मैं देख लूँ। वो जब यहाँ पर आए तो उन्होंने जब देखी भीड़ कि 20-25,000 आदमी करोड़ीमल पार्क में हैं, 2-2 बैंड बांधे, उसे हमने स्वागत किया। और उन्होंने जब वहाँ पर अपनी बात रखी, राजनारायण जी 2-2, 3-3 बार आए, ज्योतिर्मय जी आए और चंद्रशेखर जी भी आए बाद में। और आपके हमारे विजय राजे सिंधिया जी, जो सिंधिया परिवार से थी, वो भी आई। रिवासा गांव भी जाके आए सभी ने वहाँ जाके भी उस विभत्स कार्य को देखा। तो ये रिवासा गांव। सर, बंसीलाल और बीर सिंह परिवार के अंदर बताया जाता है कि काफ़ी पुराने समय से विचार नहीं थे, विचारों की लड़ाई है। क्या आखिरकार ऐसे विचार थे जिनके खिलाफ जो है आपस में दोनों परिवार हो गए? तो विचार ऐसा था कि 1967 में चौधरी बंसीलाल पहली दफ़ा विधानसभा चुनाव तोशाम विधानसभा से लड़े। उससे पहले चौधरी बंसीलाल के पिताजी से बहुत मधुर संबंध थे और पिताजी के एज ए जूनियर भी उन्होंने कार्य किया पिताजी के साथ मिलकर। तो एकमात्र ये समझ लो कि उस समय ये सच्चाई भी है और आपके सामने जो बात बताऊंगा उसका रिकॉर्ड भी निकाल के आज आप देख सकते हैं। उस समय चौधरी बंसीलाल को जाट नहीं मानते थे और जो तोशाम से ऊपर का एरिया है उसको हम अपर तोशाम कहते थे। अपर तोशाम में बहुतायत जाट समाज की थी और 1967 का रिकॉर्ड है कि जाट समाज की तरफ से जो बंसीलाल आए थे
और हमारे जब गांव आए तिगड़ाना बापोड़ा दूर से हमारे गांव कैरू वगैरह आए तो उन्हीं से चौधरी बंसीलाल जी की जीत हुई और दोबारा वह सरकार 1 साल में गिर गई। तो दोबारा 68 में चुनाव हुआ। 68 में भी यही हुआ कि उधर से चौधरी बंसीलाल हारे और पिताजी के कारण हमारे गांव से जीते और वो दोबारा विधायक बने। और उस समय जब चौधरी बंसीलाल जी, ये सच्चाई है, ठाकुर वीर सिंह जी से कोर्ट में थे, वकील थे, बहुत नामी ग्रामी वकील थे, उनसे मिलने के लिए आए तो कहने लगे कि और नाम लेके बोलते थे आपस में, एक हम उम्र थे कि वीर सिंह मैं जाऊँ हूँ दिल्ली और मास्टर बनारसी दास गुप्ता को चाहूँगा कि मैं राज्य मंत्री बनवा दूँ और मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूँ। तो ठाकुर साहब ने कहा कि आपको हमने ये कहकर जनता से जितवाया है कि आप मंत्री बनेंगे और जनता के काम करेंगे और मेरी अगर सलाह मानो तो आप मुख्यमंत्री बन सकते हो। बहुत अहम सवाल है ये। जी जी। तो उन्होंने कहा कि वीर सिंह मेरे साथ मजाक करे। ये मजाक नहीं, आपके गॉडफादर गुलजारलाल नंदा जी और आपको ये करना है कि अब की बार हाईकमांड में ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा होने वाला है कि मेजोरिटी तो आएगी पंडित भगवत दयाल जी की, नेता वो हैं, जी। लेकिन जाट मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो आप जाकर चुनाव जीत गए हो, भगवत दयाल जी की कोठी में जाकर उन्हीं के चरणों में बैठ जाओ और ये कहो कि मैं तो शाम से चुनाव जीत के आया हूँ और अब आपके पास हूँ, कहीं बैठाओ, जहाँ कहीं खड़ा करो, आपके साथ हूँ। तो यही सवाल इंदिरा जी ने जब रखा पंडित भगवत दयाल जी के सामने कि पंडित जी कि अब की बार मुख्यमंत्री आपको नहीं बनाया जा रहा है और लेकिन मुख्यमंत्री वो बनेगा जिसका आप नाम ले दो और हमें अब की बार जाट मुख्यमंत्री बनाना है। तो पंडित जी ने सोचा कि उस समय के मेन नेता थे रिजक राम जी और रणवीर सिंह जी हुड्डा और चौधरी लहरी सिंह जी, कि इनमें से किसी का नाम ले दूंगा तो तुझे पूछेंगे नहीं। तो उनके एकदम दिमाग में आया, अरे तेरे पास भी तो बैठे हैं कि वो तो सिंपल सा आदमी है कि टोपी लगाया, चौड़ा पजामा पहने, कुर्ता लंबा पहने बैठे हैं। तो उनने उनका नाम याद आके पूछा गया क्या नाम है कि बंसीलाल। उन्होंने कहा बंसीलाल को बना दो और बंसीलाल जी अचानक ही मुख्यमंत्री बन गए। हरियाणा भवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ और जब मुख्यमंत्री बन के दूसरे दिन तीसरे दिन भिवानी आए तो सबसे पहले हमारे घर ही आए, वहीं चाय पी के चौधरी उनके साथ थे चौधरी प्रभु सिंह जी और जब मास्टर बनारसी दास जी गुप्ता, दोनों उनके साथ में थे, चाय पी के गए। तो बड़े अच्छे सौहार्द हमारे संबंध थे। उसके कभी कहते हैं कि ठाकुर चरणजीत सिंह हमारे पिताजी के चाचा जी, उन्होंने कुछ बंसीलाल को कह दिया था, तो इस बात पे तो बंसीलाल को ये लगता था कि मुझे ठाकुर चरणजीत सिंह से तो बदला लेना है। लेकिन पिताजी जब जाते चंडीगढ़ तो वो कह देते थे भी सबको आई जी को बुला के कि भी जो ठाकुर वीर सिंह कहें वो काम कर दो। लेकिन जाते फिर कहते थे नहीं वो काम तो जरूर करना, ठाकुर चरणजीत सिंह जी को हमें गिरफ्तार करना है। तो एक दिन हमारे बाबा भी ठाकुर चरणजीत सिंह भी कुछ इस तरह में आ गए कि वीर सिंह का बंसीलाल इतना घनिष्ठ मित्र है और अगर ये कहें तो ये हो ही नहीं सकता ना मानने, तो कहीं ना कहीं वीर सिंह भी इस बात में शामिल है। तो उन्होंने पिताजी से कहा कि वीर सिंह मुझे तो ये लगता है कि तू नहीं चाहता कि मेरा ये काम हो। पिताजी को ये बात बहुत आखिरी उन्होंने चौधरी बंसीलाल जी से कहा कि बंसीलाल मैं तो आपको दोस्त समझता था लेकिन आप दोस्त नहीं हो। और वो कहने लगा नहीं वीर सिंह गलतफहमी होगी, बात करने लगे गलतफहमी थी, गलतफहमी दूर होगी। वो बुलाते रह गए और पिताजी आते चले गए। यहाँ से मतलब विचार बदले और कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था और वो अंत समय तक वो चलते रहे। उनकी कोशिश ये भी रही कि बंसीलाल जी के अंतिम समय तक भी कि हमारा किसी तरह समझौता हो जाए। एक दफा जब पिताजी हम बड़ा जेल में थे, और एक बात ये भी मैं बता दूं कि पूरे भारतवर्ष में हमारा एक घर ऐसा है कि जिसके 4 व्यक्ति पूरे 19 महीने में समय बंद रहे। 4 व्यक्ति थे। मेरे पिताजी ठाकुर वीर सिंह जी थे, मेरे सबसे छोटे चाचा नरेंद्र सिंह एडवोकेट थे वो थे, मेरा छोटा भाई लाल सिंह था और मेरे सुरेंद्र सिंह चाचा जी थे नंबर के, उनका बेटा जितेंद्र सिंह वो भी लॉ का स्टूडेंट था। वो मतलब चारों पूरे 19 महीने में समय बंद रहे। तो ऐसे भी हमारा परिवार अनोखा परिवार है मीसा के संबंध से। ठाकुर विक्रम सिंह जी ने राजनीति संभाली, उसके बाद बीएसपी के अंदर गए, बीएसपी से चुनाव लड़ा। बीएसपी में जाना क्यों पड़ा? उससे पहले मैं नमस्कार, उससे पहले मैं जब चौधरी कुलदीप सिंह ने भिवानी चुनाव लड़ा था उस समय मैं ओपनली राजनीति में आया। हमारे पिताजी ये चाहते थे कि छोटा भाई लाल सिंह राजनीति कर ले और मैं क्योंकि वकील था तो अपना वकालत कर रहा काम चला लेगा, तो मैं फिर इस बीच में नहीं पड़ा, उसके अंदर महेंद्र वाली ना हो तो मैं लाल सिंह राजनीति कर लाल सिंह को राजनीति करने दो। जब कुछ आगे मैंने देखा कुछ नहीं बन रहा, 2 दिन चुनाव भी हार गए हैं, जब 2004 की वर्दा की कुछ लोग ये भी कहने लगे
आए भी घर पे पिताजी के पास कि ठाकुर साहब विक्रम तो वकील है और लाल सिंह राजनीति अब कर नहीं रहा है, तो हमारे में से किसी के ऊपर हाथ रख दो। तो जब आरपी सिंह जी ने मेरे से कहा कि विक्रम आप क्यों नहीं आगे आते, तो फिर मैंने जब से राजनीति शुरू की और कुलदीप सिंह के चुनाव में रात दिन एक करके, और पिताजी का आशीर्वाद रहा, पहले ही ठाकुर वीर सिंह जी का आशीर्वाद रहा, चौधरी भजन लाल आगे थे तो कुलदीप सिंह के ऊपर, और जब से हमने उनका साथ दिया तो धीरे धीरे वह चुनाव तिकोना संघर्ष बन गया। और उसमें जाट नॉन जाट की भी कहीं ना कहीं बात आई, तो उसमें भी पूरा पिताजी के साथ होने से बाकी समाज भी जुड़ने लगा, और वह समय भी आ गया कि कुलदीप सिंह जी 25,000 वोटों से वह चुनाव जीत गए और भिवानी से MP बना। सर बीएसपी के बाद फिर आपने INLD का बीएसपी में फिर मैं इसलिए गया कि मैंने कोई चुनाव जब तक लड़ा नहीं था, वकील भी रहा, तो बाहर का भी चुनाव नहीं लड़ा, पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा, कोई छोटा मोटा चुनाव भी नहीं लड़ा। तो मेरे पास ऑफर आई कि उस समय थोड़ा सा घुटन का सा कार्य चल रहा था कांग्रेस में कि टिकट दे नहीं रहे थे, धोखाधड़ी हो रहा था। जी मैं कांग्रेस में भी 10 साल लगातार प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहा। जी तो मेरे पास ऑफर आया बीएसपी का कि भी आप बीएसपी से अगर चुनाव लड़ना चाहते हो लोकसभा का, तो टिकट पहले ज्वाइनिंग बाद में। मैंने सोचा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, जब लोगों को पता लगे, मेरा स्वभाव पता लगे, मुझे भी पता लगे कि मैं चुनाव लड़ा था, कैसे लड़ा। तो हमने एकदम सही से स्वीकार कर लिया, और उसी दिन अगले दिन ये अपने हमारे भारती जी थे जो हमारे हरियाणा के अध्यक्ष थे, हाँ प्रकाश भारती जी, उनके मेरे से मुलाकात हुई और उन्होंने उसी टाइम मेरे को कह दिया जब आप हमारे कैंडिडेट हो। और 24 को मेरी बेटी की शादी थी, 24 की रात को सारे के सारे BSP मनाड़ा जी भारती जी सारी शादी में आए हुए थे, और 25 की सुबह मैंने करनाल उनकी सभा थी उसमें जाकर पार्टी ज्वाइन कर ली। और उस समय 2 नवंबर को बड़ी रैली होनी थी, तो उससे पहले मैंने कहा उस रैली से पहले मेरी टिकट डिक्लेयर हो जाए, अगर किसी और को टिकट मिल गई तो ये कहेंगे कि उसको टिकट मिल गई तो इसलिए ये भी लड़ रहे हैं। तो उन्होंने यही किया। 27 अक्टूबर को मेरे को फरीदाबाद में बुलाकर, और वहाँ एक बड़ी स्टेज थी, चेतन शर्मा जी उस समय चुनाव लड़ रहे थे बसपा से फरीदाबाद से, तो सभा में मेरा उन्होंने डिक्लेयर किया कि ठाकुर विक्रम सिंह जी भिवानी से बसपा के उम्मीदवार हैं। सर उसके बाद आपने INLD का दामन भी थामा। INLD के साथ भी आपने कुछ समय तक जो है राजनीति की थी, प्रदेश के लोगों की आवाज़ उठाई थी। INLD में क्यों जाना पड़ा सर आपको? INLD में देखो, मैं वापस बसपा से यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आप बसपा छोड़ो और मेरे पास ही आ जाओ, और ये हमारे शमशेर सिंह गोगी जी थे, वो आए, कहने लगे जी आप चलो वापस, मैं कांग्रेस पर वापस चला गया था। लेकिन टिकट की फिर वही बात रही, राजनीति में आए तो समाज के लिए कुछ कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। हमने अपने पूरे जीवन में, मेरे पिताजी का सिद्धांत था कि काम किया, रात दिन काम किया, आपको पूरा रिकॉर्ड मिलेगा, लोग कहते मिलेंगे, किसी पुराने आदमी से बात करोगे। तो जिस प्रकार से पिताजी ने नौकरियां लगाई, हजारों लोगों को, हजारों लड़कों को नौकरियां लगाई, और 36 बिरादरी को नौकरियां लगाई। एक बार मेरे ब्राह्मण समाज के हमारे ऋषि प्रकाश जी एडवोकेट के कहने लगे कि भाई आपने केवल एक समाज का काम किया इसलिए आप आ रहे हैं। मैंने कहा ये गलत बात कर रहे हो आप, को मैं उंगली भी गिनाऊंगा तो 100 ब्राह्मण लड़के गिना दूंगा, और मैं कागज पे लिस्ट बनाऊंगा तो 250 से ऊपर जाएंगे। और आपके वासुदेव जी शर्मा अब विधायक बने हैं, मंत्री भी बनेंगे। अब वो बनने के बाद में ब्राह्मण समाज भी 250 वो गिना दे तो मैं आपके पाँव नीचे से निकल जाऊँगा। तो वही बात की हमने, एक 36 बिरादरी का आप भी पूछोगे अभी कोई किस बिरादरी का कौन लगाया, इस बिरादरी का कौन लगाया, तो मैं आपको नाम गिना सकता हूँ। थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ आपको। हमारे वाल्मीकि भाई वो अपने पंच चुनते हैं, 7 पंच बनाते हैं वो अपने, वो 7 आए, और एक हंसराज लड़का था उसको साथ में लेके आए। तो कहने लगे कि हमारा हंसराज लड़का पढ़ा लिखा लड़का है और इसको आप कलर किया PN कुछ लगाओ। तो पिताजी ने कहा उनसे कि ये बताओ उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो उन्होंने कहा इस लड़के ने, हंसराज ने, BCom की है। तो पिताजी ने कहा कि BCom की है तो मैं इसको कलर किया सेल्समैन या PN क्यों लगाऊंगा। पिताजी ने उसको ऑडिटर लगाया। ये उस चीज़ का उदाहरण है कि कभी पिताजी नौकरियां देते भी थे तो सबसे पहले 10 लड़के आए तो उनमें से गरीब कौन है, सबसे पहले उस गरीब को नौकरी देते थे। बाद में चाहे सभी को लगाना हो, लेकिन पहला नंबर उस गरीब का होता था जो उनमें सबसे ज़्यादा गरीब है। इस प्रकार से राजनीति की एक नया पैसा, आप भी शहर में हो, मुझे भी इतने साल हो गए शहर में, एक नया पैसा पिताजी ने नहीं दिया किसी काम के लिए, किसी राजनीतिक काम के लिए, किसी नौकरी के लिए। और वही चीज़ हमने अपनाई। मंत्री पुत्र होते हुए मैं वकील भी था, तो हमने बड़ी ईमानदारी से वकालत भी की और साथ में काम भी करवाए। तो एक नया पैसा कहीं से लेने का, आज भी अगर कोई कह दे कि मेरे से 1 रुपया उस काम के लिए लिया था, किसी स्टेज पर भी हो,
चाहे मुझे कल विधायक बन जाऊँ, मैं मंत्री बन जाऊँ, तो भी कोई आदमी अकेला, पंचायत की जरूरत नहीं है मुझे, अकेला आदमी कह दे उसी समय मैं वो पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। हमेशा से मैं ये बात कहता आया हूँ और उसी राजनीति पे हम आज भी हैं। मेरा विचार है, अब आपने कहा कि अभी परोदा है, मैं बड़ा भी हूँ, सीनियर भी हूँ, लेकिन अब तक के बहुत से कांड रहे, हर बार धोखा मिलता रहा मुझे, तो टिकट के टाइम पे आके धोखा ही धोखा मिला है। तो हम सोचते हैं कि एक दफा विधायक बन के और भिवानी के अंदर ये तो दिखा दें कि विधायक क्या होता है। विधायक का पता ही नहीं लोगों को, विधायक के क्या काम होते हैं और विधायक जनता के लिए क्या कर सकता है। तो उस हालात में मैं आज भी प्रयत्नरत हूँ कि मुझे एक दफ़ा टिकट मिले, पार्टी का मुझे अभी पूरा विश्वास है, हम अभी पार्टी में पूरा 10 साल से लगन से रात दिन एक होकर कार्य कर रहे हैं। और केवल ये है कि हम एक बार समाज की सेवा करने का मौका मिले और जनता को भी ये पता लगे कि विधायक कैसा होना चाहिए। वर्तमान विधायक की अगर बात की जाए, जिस प्रकार से आपने जिक्र किया कि विधायक कैसा होता है, जनता को जानकारी मिले कि जो लोगों के काम करवा सके, वर्तमान विधायक की अगर बात की जाए तो उनको कितने नंबर आप दोगे और उनके काम को किस प्रकार से आप देखते हैं? वर्तमान विधायक को देखो, हमारी पार्टी से हैं, उन्होंने जो अपनी तरफ से किया अच्छा ही किया है, वो तो जनता जानती है उनको कैसा लगता है। मैं बात मेरी कर रहा हूँ कि मैं अपना जो मेरे अंदर है, मैं चाहता हूँ कि मेरा अंदर जो हो बाहर निकल कर आए। जी जी बिल्कुल। और किस प्रकार से जनता की हम सेवा करें। अगर मैं सेवा नहीं करूंगा तो मेरे से पहले आपने घनश्याम जी का नाम लिया, तो वैसे बढ़िया है, तो और भी बढ़िया मानेंगे उनको कि ये तो हमने दिला बना तो दिया यार, ये तो बेकार निकला। और वो कुछ काम करूंगा तो सोचेंगे कि विधायक तो पहले बना लेते तो बहुत अच्छा रहता। हम तो इसीलिए एक बार विधायक बनना चाहते हैं कि कुछ शहर की जनता को, क्योंकि शहर हमारा है, हम इस शहर में पैदा हुए हैं, हमारे बाबा थे पुरानी पीढ़ियों में ठाकुर नेकपाल सिंह जी, उन्होंने भिवानी शहर को बसाया था। और 2 रेवेन्यू एस्टेट हैं भिवानी की, दोनों हमारे बाबाओं के नाम पे हैं। 16 मोहल्ले हैं भिवानी के अंदर, वो भी हमारे बाबाओं के नाम पे हैं। तो उस चीज़ को हम सार्थक भी करके दिखाएं कि शहर बसाया वैसा नहीं था। हम शहर के बारे में आज भी सोचते हैं, जब भी मौका मिलता है। अभी चाहे आपका अभी देखा होगा तो ये सड़क बहुत ही खराब थी, ये कभी ये अपना मंदिर है, रविदास मंदिर, और जी उसके जी पास का डोबी तालाब तक आ जाते थे, तो इतनी खराब थी। मैं गया देखने, एक्शन को बुलाया, एसटी को बुलाया, सारे वो काम चालू किया। दोनों नाले भरे पड़े थे, वो पानी बीच में मेन रोड खुले छोड़ रखे थे, उसमें से पूरा पानी भर रहा था। तो वही मौके पर देखा, बनवारी लाल जी से मैंने स्पेशल कहा, और अब भी बनवारी लाल जी से आप मालूम करेंगे ऐसी से जाके कि मैं खुद बना के ले गया। हमें मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था एक दफ़ा जी जी कि भाई आप शहर के लिए कुछ चुनिंदा आदमी बुलाए गए थे और सारे एसीएस वही जगह बैठाए गए थे, सबसे हमारी मुलाकात कराएगी, क्या काम हुआ है, क्या काम करवाना चाहते हो। तो मैं भिवानी शहर का, मैंने भूपेंद्र हुड्डा जी से भी कहा था कि भाई साहब हमें कुछ भी ना दो, गली सड़क ना बनाओ भिवानी की एक बार, लेकिन जो हमारा सिस्टम खराब हो रहा है सीवरेज का, वो जब तक ठीक नहीं होगा तो गली सड़क बनानी बेकार है। वो सारा पैसा आप दे दें और वो उसमें एक दफ़ा हमारा आमूल तूल परिवर्तन करके दोबारा मतलब बनाया जाए, क्योंकि हमारा सारा सिस्टम बिगड़ा, पीने का पानी भी खराब है। तो उन्होंने 250 करोड़ रुपये भेज भी दिए, लेकिन उस समय की तत्कालीन भिवानी का तो भाग्य था कि भिवानी को एक मंत्री मिली कि वो पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर थी और वो काम बखूबी वो करवा सकती थी। लेकिन उन्होंने, आपने भी उसमें देखा होगा, मशीनें ला कर उतने जितने पैसे उनके किराए के दे दिए, उसमें तो 4 मशीन खरीद के आ सकती थी, उसमें 250 करोड़ रुपये आया था। और वो उन्हें छोटे छोटे पोल, वो नाले बने हुए थे, उनके अंदर पॉलिथीन बैग भरवा के, और वो उनकी कैपेसिटी घट गई, 1 फुट का नाला है सारा, वो उसमें जब बनाया गया गलत समय, वो उसमें भी गलत बनाया था कि शहर की कैपेसिटी के लायक वो भी नहीं बना था। मैं आपको जरा सा उदाहरण देना चाहता हूँ उसके लिए। 1932 में पहली दफ़ा हमारे बाबा ठाकुर चरणजीत सिंह जी, जो म्यूनसिपल कमेटी में वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उसमें जो सीवरेज सिस्टम और एक वाटर टैंक बनाया था, सीवरेज सिस्टम बनाया, तो बॉडी गेट के पास आपको भी मिल जाएगा पुराने उसके अवशेष, उस नाले के अंदर आदमी खड़ा होकर चल सकता है। आज भी उस पर जाकर देखें, बाद में 1 फुट का नाला बना, कैपेसिटी का था नहीं, और वो भी जब पानी था 100 फुट नीचे था, अब पानी बिल्कुल 5-7 फुट पे आ गया, वो पानी के अंदर ही तैर रहा है। इसलिए चाहे जोगी वाला हो, चाहे दूसरी जगह हो, जाने वाला टूट गया और ठीक होने में नहीं आ रहा, 2-2, 3-3, 4-4 साल हो गए। आमूल तूल परिवर्तन इसका जब तक नहीं होगा, और मैं पूरा नक्शा बना के लेके गया, सर्कुलर रोड का नक्शा बना के ले गया कि ये जो 5-5, 6-6 फुट के आजकल पाइप आ रहे हैं बड़े, वो इसमें लगाए जाएं। सारे शहर की जो हमारी सीवरेज व्यवस्था के पाइप हैं, वो अंदर से नए लेके आए जाएं, वो इनके अंदर जोड़े जाएं, और फिर हमारा पानी पीने का भी साफ हो जाएगा, हमारा सीवरेज सिस्टम भी ठीक होगा, मकानों की दरारें मिट जाएंगी। और आगे भी आज हम वहाँ पहुँच गए खाली सीवरेज की खराबी से कि हम जरा सा अंडरग्राउंड नहीं बना सकते, 4 फुट का अंडरग्राउंड नहीं बना सकते, सारा पानी वहीं पड़ा है, सारा गंदगी वहीं पड़ी है। शहर के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं कि हमें पीने का पानी मिल जाए कम से कम। हम कहाँ से खरीद पैसे खर्चे, इतने पीने का पानी नहीं है, ये दशा है, ये सबके सामने है। तो हम उसमें अब भी कोशिश में हैं
और कुछ बने तो भी कोशिश में रहेंगे, शहर की दशा सुधार के रहेंगे। विक्रम जी, जिस प्रकार से आपने आरोप लगाया कि 250 करोड़ रुपए उस समय आए थे, केवल जो है किराए किराए के अंदर इतने पैसे जो है वो खराब कर दिए। एक तरह से जो आपकी बात है वो कहीं न कहीं एक आरोप लगा रही है भ्रष्टाचार का। ओपन है, मैं चाहता हूँ कि इंक्वायरी हो जाए, मेरी भी इंक्वायरी हो जाए, मैं गलत लगा रहा हूँ तो, और जो हुआ है उसकी इंक्वायरी हो जाए। और दूसरी बात सर, बीजेपी की सरकार अब 10 साल से है, तो 10 साल में पानी की समस्या हल नहीं हो पाई। क्या मानते हैं सर? हम कोशिश में लगातार रहे हैं, लेकिन अब कारण तो क्या है, लेकिन अफसरशाही भी चलती है, ऑफिसर भी हैं, छोटा मोटा काम करा दो, ऊपर से लिपापोती होगी और वो काम हो गया। जब तक ये काम आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा हमारे शहर की सीवरेज सिस्टम का, ना तो पीने का पानी ठीक होगा, चाहे ऊपर से हम कितने पाइप बदल लें, कुछ भी कर लें, वो जस की तस ये रहने वाली है। और मैं चाहे मंत्री बनूं ना बनूं, टिकट में ना मिले ना मिले, मैंने जो अभी ये अगले 2-3 महीने हैं उसके अंदर जाकर दोबारा फिर लगेंगे, बनवारी लाल जी के पास ही पब्लिक हेल्थ महकमा भी है, उनसे फिर दोबारा मिलेंगे कि आपके पास हमने आपने वादा भी किया था और पैसा भी आपने कहा था कि अमृत 2 में बहुत पैसा है, और अगर सरकार के पास नहीं होगा तो, अगर अमृत 2 में पैसा भी नहीं होगा तो मेरे पास भी इतना पैसा है कि मैं इसमें चाहे 5,000 करोड़ रुपए लगे, मैं भिवानी का सुधार करके रहूंगा, तो उसको हम करवा के मानेंगे। ये आचार संहिता खत्म होने के बाद उसी दिन से उस काम में लगेंगे। और हमारी कोशिश है कि पूरा तो 2-3 महीने में नहीं हो सकता पूरा शहर का काम, लेकिन शुरुआत जरूर हो जाए, ये मेरी पहली कोशिश है। ठाकुर विक्रम सिंह जी का कहना है कि जब जब वो जिस जिस पार्टी में गए उनको धोखा मिला, उनको टिकट नहीं दी गई। अब भी आप लगातार 10 साल से ज़्यादा का समय जो आपका बीजेपी के अंदर हो चुका है, क्या मानते हैं अगर बीजेपी ने आपको विधानसभा का टिकट नहीं दिया तो आगे क्या स्ट्रेटेजी आपकी देखो रहेगी? सेठ जी, ये है कि अब हमने फैसला कर लिया है कि ऐसे पार्टी बदलने से कुछ नहीं मिलता। हमें बहुत भरोसा दिया गया था, चाहे नलोई थी। मैं 1 मिनट वो बात भी बता देना चाहता हूँ। जी जी। अजय चौटाला जी का मेरे पास टेलीफोन आया कि भाई साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, घर जाना चाहता हूँ। मैंने कहा जी देखो, मैं कांग्रेस में हूँ, एक मिनट, मैं कांग्रेस में हूँ और आप इनेलो में हैं। अगर आप मेरे घर आओगे तो लोग क्या कहेंगे, मैं कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं छोटा नहीं बनता, मैं आपके पास आ जाऊंगा, इशार बैठ के बात करेंगे, अगर बात बनती हुई तो बात करें, चाय पी के आ जाएंगे। तो उन्होंने धर्मपाल ओबरा जी हैं, जी जी, अब बिल्कुल। भी हैं, उनकी ड्यूटी लगाई कि ठाकुर साहब का एस्कॉर्ट करके आप हिसाब लेके आओ। वो मेरे घर पे आ गई, वो मेरे आगे गाड़ी अपनी में थे, मैं अपनी में था, पहुँचे वहाँ सेक्टर 15 में किसी का मकान था, वहाँ बैठ कर हमने बात की। तो मैंने स्पष्ट कहा था उनसे कि चौधरी अजय सिंह चौटाला जी, आप और मैं दोनों से बात की पहले भी किए हैं काम, और आपको पता है और उसके आप गवाह हो कि ओम प्रकाश चौटाला पर मेरा रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। आपका सुना है कि जब बात कहते हो करते हो, अगर आपके अंदर 2 दाने हो तो बात करें, और नहीं तो फिर बात करने का फायदा नहीं है। उन्होंने 20 मिनट तक मेरे गोडे पे हाथ रख के रखा, कहने लगा भाई साहब आप विश्वास रखो और आप भिवानी से चुनाव लड़ोगे, भिवानी से विधायक बनोगे, ये मेरी गारंटी है, मेरा विश्वास करके देखो, मैं जो कहता हूँ सवाया करके दिखाता हूँ। फिर मुझे बाद में समझ में आएगी तो क्या कलाम बात है सवाया करना उनका, तो लेकिन मैंने हाँ कर दी। उन्होंने कहा आज शामिल नहीं करेंगे, 15 तारीख थी, 19 को हमारा बड़ा जलसा है, उसके अंदर आपको हम पार्टी में शामिल करेंगे। मैं शामिल हुआ और मेरे से उन्होंने एक बात और भी की कि आप मेरे लिए तो इतना कर देना कि भिवानी खेड़ा विधानसभा में आप मेरी हार 10,000 से ज़्यादा ना हो। अगर 10,000 तक मेरी हार रही तो मेरे बाकी जो इतने वोट आएंगे मैं चुनाव जीत जाऊंगा। मेरे शामिल होने के बाद आप देखना मेरी बात क्या कि 10,000 से हार की बात तो छोड़ो, मेरे शामिल होने के बाद 2650 वोट से अजय चौटाला भिवानी खेड़ा से जीते, और लेकिन वो चुनाव हार के बाकी जो वोट नहीं आए तो उसमें मैं क्या कर सकता था। लेकिन अगर 10,000 से हार की सब बात स्वीकार थी, उनको 2,500 से जीते तो उल्टे कितने 12,500 25,000 का अंतर मेरे आने से शामिल हो गया। केलंगा गांव से 100 वोट उनको नहीं मिलते थे, केलंगा गांव से जीत कर निकले, सत्सा का घोड़ा जीत कर निकले, तिगनार से खूब ज़्यादा वोट आए, खड़क से खूब ज़्यादा वोट आए, तो जिस वजह से 2650 वोट से भिवानी खेड़ा में जीते। लेकिन बाद में वो धोखा कहो या ये हो गया कि उस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला जेल में थे, अभय चौटाला बाहर थे। उस दिन चंडीगढ़ की बात है कि गोपी सिंह गहलोत का कॉलेज के पीछे वहाँ मीटिंग थी, तीनों वहाँ पर थे, अशोक अरोड़ा जी उनके साथ बैठे थे। तो 32 टिकटें उन्होंने फाइनल की, भिवानी की, और ये टिकटें उनमें नहीं थी। चंडीगढ़ जाके अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दिल्ली में करी ना गुड़गांव में की, और वहाँ जाकर उन्होंने 62 सीटें डिक्लेयर कर दी, और जिसमें ज़्यादातर जो अजय चौटाला के साथी थे, चाहे वो कृष्ण परमार हैं या मैं था या दूसरे कई साथी थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे साथी थे, 10-12 लोगों की टिकट काट दी
उस वजह से ये मामला हुआ। तो उसका अब क्या करें, कि जो हुआ वो हुआ। इस प्रकार से कुलदीप ने भी यही हमारे साथ किया था। चौधरी भंजलाल ने उसमें 100 बार पिताजी जगह पे उठा पैर पकड़ूं हाथ जोड़ूं, और टिकट अब की बार विक्रम सिंह की है। लेकिन कुलदीप सिंह ने अपने लेटर हेड पे एक उस टाइम बिट्टो आ गई थी कि जो कांग्रेस के टाइम में, कुलदीप के टाइम में, कि जो एक विधानसभा की टिकट अगर एमपी किसी को बिट्टो करके दे देगा तो उसी को मिलेगी। उन्होंने वो क्रिकेट के लोभ में आके और उसमें उन्होंने महिंद्रा को अपना बिट्टो करके वो बना दिया, टिकट दे दी, हमारी परवाह नहीं की। बाद में उन्होंने उस समय धोखा पाया तो मेरे से कहा चौधरी भंजलाल ने कि विक्रम सिंह जी हमारे से 2 गलती होगी, आपकी टिकट नहीं दी और रघुन सिंह बेनीवाल की टिकट नहीं दी, और जिनको दी उन्होंने हमें धोखा दिया। तो जब उनके समझ में आया, लेकिन जबाने से क्या फ़ायदा होता है। अब हम बीजेपी में हैं, हम काम करने के लिए हैं, पैसा हमें कमाना नहीं है, पैसा कमाने की हमारी राजनीति नहीं है। मेरा तो ये है कि जब बहुत छोटी सी बात है, हर व्यक्ति भी उस पर चले तो कभी मार जीवन में नहीं खा सकता। कि अब जिस दिन नमक का है आपके पास तो नमक से रोटी खा लो, पनीर है तो पनीर से खा लो। जिस दिन नमक का आपके पास डोल है तो पनीर की इच्छा ना करो, तो वो आदमी कभी असफल नहीं होगा, अपने जीवन में जैसा वैसा चलता रहेगा। हम वही हमारा सिद्धांत है। मतलब अब की बार आप बीजेपी में रहोगे, चाहे टिकट चाहे मिले, टिकट चाहे मिले ना मिले, मैं भी बीजेपी में हूँ, मेरा बेटा भी बीजेपी में है, और हम भी बीजेपी में रहेंगे। क्योंकि हमने सब कुछ देख लिया कि धोखा मिलेगा तो हमारे जीवन में है, राजपाट मिलता है तो इस लकीरें हैं तो मिलता है, लकीरें होंगी तो हमें मिल जाएगा, दो दिन लकीरें पहले- हमारे नहीं है तो कहीं भी चले जाएं। 2 दिन पहले मनोहर जी ने भी यही बात की थी कि माथे की रेखाएं बिल्कुल अगर की राजनीति में सफल होंगी तो वही जो है आगे जा सकती मेरे से राजनाथ सिंह जी ने दोनों तीनों दफा कहा, मेरा मिलना जुलना है, लगातार मिलता जुलता रहता है। जी हूँ। बिल्कुल तो गिनाई विक्रम सिंह ये सब कुछ करने के बावजूद भी ये जो किस्मत है, टिकट उससे मिलता है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर विक्रम सिंह जी। ये थे ठाकुर विक्रम सिंह जी। विक्रम सिंह जी का कहना है कि वो सभी पार्टियों में बेशक से रह चुके हैं, देख चुके हैं, उन्हें धोखा मिला है, धोखा बेशक से मिला है, लेकिन अब की बार उनका दृढ़ संकल्प है कि वो बीजेपी में रहेंगे। उनको बीजेपी की सेवा करने में जो है मजा आ रहा है। उनका कहना है कि वो सेवा में लगे रहेंगे, अगर टिकट नहीं मिलेगी तो भी वो यहीं पर रह करके लोगों की सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है जी।